मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। तो आज जानेंगे रेडियो के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसने इतिहास में घटित अहम घटनाओं में अपनी एक अलग भूमिका निभाई है। भले ही आधुनिकता के दौर में मानव नित परिवर्तन की दिशा में अग्रसर क्यों ना हो, भले ही वर्तमान समय में मोबाइल और इंटरनेट का बोलबाला क्यों ना हो, भले ही आजकल मानव को जोड़ने वाले संसाधन क्यों ना बदले, इस सब के बाद भी रेडियो की भूमिका, इसके योगदान को नहीं झुठलाया जा सकता। जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो रेडियो ने ही गांव देहात में लोगों को समाचार या मनोरंजन से अपडेट रखा था। और तो और उस समय रेडियो को सुनना, रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेना गौरव की बात होती थी। चलिए अब हम लोग रेडियो के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जानेंगे कि रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, कैसे भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट कैसे शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रेडियो के आविष्कार के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि हर किसी वैज्ञानिक ने अपने ज्ञान से रेडियो का आविष्कार किया। तब जाकर हमारे पास रेडियो का डिवाइस आया है। ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता था, जिसे खोजने का काम सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन ये भी सच में ज्यादा जानकारी नहीं ला पाए, जिसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट और ओलिवर ने मिलकर इस पर काम किया, लेकिन वो भी इस पर पूरी तरह काम नहीं कर पाए थे। हेनरिच ने खोज के बाद इन वेव्स पर एक किताब लिखी थी। इन वेव्स की खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इस किताब को आने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने इसको पढ़ा और फिर उन साइंटिस्ट में से जगदीश चंद्र एक थे। उस किताब को पढ़ने के बाद कोलकाता के टाउन में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे वेव्स को दीवालों, हवा और तो और शरीर के जरिए वायरलेस के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। और तो और फिर आए गुगिलेमो मार्कोनी, जो हम लोग अक्सर स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं उनके बारे में। लेकिन आपको बताते चले कि इटली में गुगिलेमो इस वेव्स पर काम कर रहे थे और इस पर सफलता हासिल करने के बाद इन्होंने रेडियो आविष्कार के रूप में अपना नाम अप्रूव्ड करा लिया था, जिस वजह से आज हम मार्कोनी को ही रेडियो का आविष्कार किया हुआ मानते हैं। कहा जाता है कि मार्कोनी ने 20 साल बाद एक अलग वेव्स के बारे में पता चला था। उस समय सबसे पहले सवाल ये आया था कि क्या इसका इस्तेमाल लोगों को मैसेज ले जाने का काम किया जा सकता है। इस ख्याल के बारे में मार्कोनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। एक बार मार्कोनी अपनी छत से नीचे आए अपनी माँ के रूम में। उन्होंने अपनी सोई माँ को जगाया और उनसे अपने लैब में जाने की जिद की। माँ को पहले तो काफी बहुत अजीब लगा, लेकिन वो अपने बेटे के साथ लैब रूम में चली गई। माँ को उन्होंने जल्दी से एक घंटी दिखाई। वो कुछ डिवाइस के बीच में टंगी हुई थी। अब मार्कोनी एक कोने में गए और वहाँ से एक बटन दबाई और उससे वो दूर लगी घंटी बजने लगी अपने आप। ये हैरान कर देने वाला दृश्य था, कैसे वेव्स के जरिए वो घंटी बजी। ये सच में एक सफलता हासिल करने जैसा था। और आपको आगे बताते चले, ये एक दिन की बात है जब अपने बनाए हुए ट्रांसमीटर को उन्होंने एक तरफ रखा और रिसीवर को दूसरी जगह रख दिया और वहाँ पर अपने भाई को खड़ा कर दिया ताकि उसे मैसेज मिल सके। और जैसे उनके भाई को मैसेज मिला, वो खुशी से झूम गए। मार्कोनी को ये यकीन हो गया कि उनकी मशीन काम कर रही है। और आपको बता दें कि 24 दिसंबर 1906 को कनाडियन साइंटिस्ट ने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज भेजकर शिप तक पहुंचाया था, जो पानी में तैर रहा था। उसके बाद दूर दूर तक मैसेज को पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते चले कि मद्रास 1924 में अपने भारत में रेडियो को लेकर आए थे। 1927 तक ब्रॉडकास्टिंग का काम किया, पर आर्थिक समस्या की वजह से भारत में ब्रॉडकास्टिंग का काम बंद कर दिया गया। पर इसी साल 1927 में बॉम्बे के कुछ बड़े बिजनेसमैन ने फिर से चालू किया। और आपको बताते चले कि रेडियो ने आजादी के समय भी अपनी भूमिका बहुत निभाई थी।
मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। हम ऐसी ही जानकारी आपको रेडियो कनपुरिया के माध्यम से देते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप मिस न कर दें।